तो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था। अब वो झोपड़ी वाला सैमिन एक्शन ले रहा है, जिस चीज को देख के अपना जंग मन में सोचता है कि ये बंदा डेंजरस है। लेकिन अब इसी सोच के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में अपना सैमिन अपने डिमनिंग मंक के ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, जिससे जैसे देख सकते हो उस तरफ अपने डिमनिंग मंक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है। लेकिन इस तरफ तो अपने झोपड़ी वाला सैमिन हैंड साइन बनाते हुए कहता है कि इविल स्पिरिट नथिंगनेस में वापस चले जा। लेकिन अब यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होके अपने डिमनिक मंक इस दुनिया से चला जाता, इससे पहले उस तरफ से अपने जंग ने इसको ऊपर एक चक्कू फेंक के एक्सरसाइज बेल्ट को डिस्टर्ब करने में कामयाब रहा। लेकिन वो चक्कू अपने इस झोपड़ी वाले सैमिन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसको बचाने के लिए ये दो निंजा आ गए थे, जो कि अपने झोपड़ी वाले सैमिन को पूछने लगता है कि क्या आप ठीक है ताविस मास्टर। अब यार सैमिन और ताविस मास्टर एक ही है, ये ट्रांसलेटर चेंज हो गया है तो समझ लो। लेकिन अब उस तरफ अपने झोपड़ी वाला सैमिन अपने जंग के पास आते हुए कहता है कि अच्छा तो तू भी देख सकता है। हाँ, तो अब ये देखने का चक्कर जो है ना, वो किसी भी एक सैमिन बनने का क्वालिफिकेशन होता है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, ट्रांसेंडेंट मास्टर लोग सिर्फ अपने एसर घोस्ट जैसे ताकतवर घोस्ट को भी फील कर सकता है, देख नहीं सकता है। तो अब जगह पता चल रहा है ऐसा क्यों है। लेकिन अब इस बात के जवाब में उस अपना जंग कहता है कि अबे तू क्या कर रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोच रहा है कि अभी अगर उसके हाथों से डिमिनिक मंक चला जाए ना, तब सच में ये वेस्ट होगा। इसलिए उसने डिमिनिक मंक को बचाया। लेकिन ये एक्शन अभी कुछ ज्यादा रेकलेस लग रहा है, क्योंकि अपना जंग फील कर पा रहा है कि सामने से आने वाला सैमिन एक फॉर्मिडेबल मॉन्स्टर है। लेकिन अब बाहर अपने सैमिन जंग कहता है कि अच्छा तेरे को कुछ पता नहीं। हाँ, तो फिर मैं इस इविल स्पिरिट को क्यों ना यहीं पे खत्म कर डालूं। ये बोलने के बाद ही अपने झोपड़ी वाला सैमिन ये एक्सोसिस्ट करने वाला आर्टिफैक्ट निकल लेता है, जिसके पास एक झंझनान से ही अपने डिमिनिंग मंक का पोजीशन से वो बाहर आ गया। तब इस कांड को करते वक्त उस अपने झोपड़ी वाला सैमिन कहने लगता है कि यहाँ हम दोनों क्या कुछ कर रहे इसके बारे में उन सारे लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए जो सारे बंदे जन्म ही लेते हैं टैलेंट के साथ, उनके नंबर्स हजारों में एक हो सकता है। लेकिन हम जैसे सैमिन बनने के लिए जिस टैलेंट के साथ जन्म लेने की जरूरत पड़ती है, उनके नंबर लाखों में एक जा सकता है। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा लोग सैमिन और मार्शल आर्टिस्ट बनते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को जो चीज अलग बनाती है वो है हमारे इनेट टैलेंट के साथ जन्म लेना। उसी तरह मैंने भी मेरे ये आंखें देख रहा है इसके साथ जन्म लिया हूँ, और मैंने मेरे बाकी सारे स्किलों को और कोई भी बंदा वक्त बीतने के साथ साथ ट्रेन करके सीख सकता है, उसमें कहीं ज्यादा प्रोफिशिएंट हो सकता है। लेकिन अब ये बात बोलने के बाद अपना टावेस आगे कहने लगता है कि अब इन सारे बातों को बताने का रीजन एक ही है कि अपने जंग ने जन्म ही लिया है एक टावेस बनने के लिए, यानी कि सैमिन बनने के लिए। क्योंकि इवन ये झोपड़ी वाला सैमिन भी नंगी आंखों से स्पीड लोगों को नहीं देख सकता है, इसलिए इसे उसके सर में ये झोपड़ी लगाया गया है। लेकिन यार इससे पहले तो इसने अपने आंखों के बारे में क्या कुछ कह रहा था। खैर छोड़ो, इन सारे बातों के जवाब में उस तरह अपना जंग देता है कि फिर भी तू क्या कुछ कह रहा है ना, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिस बात को सुन के उस अपने झोपड़ी वाला सैमिन कहता है कि यार तेरे को प्राउड होना चाहिए अपने तेरे टैलेंट के ऊपर, लेकिन अब तेरा ये नाम मानने की कोशिश एनॉइन कर रहा है मेरे को। ये बोलने के बाद ही अपना झोपड़ी वाला सैमिन आर्ट ऑफ 4 पॉइंट बाइंडिंग चेन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि पहले मैं तेरे स्पिरिट को स्टॉप करता हूँ, उसके बाद तू मेरे को बता इस तरह के इविल स्पिरिट कभी भी लोगों को फॉलो नहीं करता है, तो तूने ऐसा क्या किया है जो तेरे हर एक इशारे पे वो इविल स्पिरिट नाच रहा है। तो जब तक ये नहीं बताएगा ना, तब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगा, तो बता। लेकिन अब इस चीज को देख के और उन बातों को सुन के अपना जंग इस झोपड़ी वाले सैमिन का फुल होबहू कॉपी मार देता है। मतलब उसने जो आर्ट ऑफ 4 पॉइंट बाइंडिंग स्पेल का इस्तेमाल किया, वही सेम आर्ट उसने अपनी डिविनिक मंक के ऊपर इस्तेमाल कर लिया। इसका वजह कि उसके ऊपर इससे पहले इसी आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहाँ अपने जंग का स्पेल उस झोपड़ी वाले सैमिन के स्पेल से प्रोटेक्शन दे रहा है इसको। तो अब इस चीज को देख के उससे अपने झोपड़ी वाला सैमिन कमेंट करता है कि यार तेरे को मानना पड़ेगा, तूने मेरा सेम आर्ट इस्तेमाल करके उसको तकलीफ पहुंचाने से रोक दिया। इसका मतलब तो तूने भी टाई स्पेल वगैरह को अच्छी तरीके से सिखाए। जिस बात को सुनकर उस तरह अपना जंग एकदम कंफ्यूज होते कहता है कि क्या मतलब इस स्पेल को फॉर्म करने के लिए सीखना पड़ता है। तो अब इस बात को सुन के उस अपने झोपड़ी वाला बंदा मन में सोच रहा है कि यार ये बच्चा क्या कह रहा है,
इसके बातों से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये झूठ कह रहा है। क्या मतलब इसने सच्ची मुच्ची में मेरे स्पेल को कॉपी कर लिया बस एक बार देख के ही? अभी कोई छोटा मोटा रैंक का स्पेल नहीं था, ये वन ऑफ द हाई रैंकिंग का स्पेल था जिसका इस्तेमाल एक लूनर टावर्स लेवल के बंदी सिर्फ कर सकते। अभी उस बात को छोड़, इसने मेरे स्पेल मौजूद होने के बावजूद भी उसके स्पेल को परफॉर्म करके एडाप्ट करते हुए लगा भी दिया। इस बच्चे ने इतनी से बस शॉर्ट मोमेंट में मेरे को जो लेवल का स्किल दिखाया, उसे सिर्फ मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि इस बच्चे ने ना बल्कि अपने आंखों के गिफ्ट के साथ जन्मा है, बल्कि इसका जन्म ही हमारे दावत समझ के लिए गिफ्ट हो सकता है। तो अब ये बात सोचने के बाद ही अपने झोपड़ी वाला सैमेन जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद अपने हंसी को रोक के अपने स्टीमरिंग मंक को रिलीज करके उस बड़े से तलवार लिए बंदे को कहता है कि मेरा भाई ब्लेड किंग, तू यार उन बंदों के साथ क्या करेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को ये बच्चा मांगता है, ठीक है ना। जिस बात को सुनकर उससे अपने बड़े से तलवार लिए बंदे कहता है कि क्या वही रिएक्शन अपने ये बाकी सारे बंदे भी देता है, लेकिन यार मैं रिएक्शन आप लोग को देता हूँ। अपने जंग ने मैंने बोला था ना कि सिचुएशन को साला यू टर्न मारेगा ही मारेगा, तो उसने सच्ची में मार डाला। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि यहाँ अपने एजर घोस्ट किसी तरह आके अपने जंग को बस बचा के ले जाएगा, लेकिन अब उस बात को छोड़ो। स्टोरी में अपना बड़ा सा तलवार लिए बंदा इस सैमन के पास आते हुए कहने लगता है कि यार तेरा फिर से चालू हो गया। हाँ, जिस बात सुनकर उस अपने झोपड़ी वाला सैमन कहता है कि मेरे भाई एटलीस्ट मैं इतना तो क्लेम कर सकता हूँ ना। जिस बात को सुनकर उस अपने बड़ा सा तलवार लिए बंदा भी कहता है कि खैर छोड़, तू भी मानने वाला नहीं है, पहले मैं इन बंदों को मार देता हूँ, उसके बाद का बात देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को सुन के उससे अपना हॉल मास्टर अपनी जंग की तरफ एकदम ही गिड़गिड़ाते हुए मुंह में एक्सप्रेशन लाते है, मतलब कुछ कहता नहीं है लेकिन एक्सप्रेशन देख के समझ आ रहा है। जिस चीज को देख के उससे अपने जंग मुंह घुमा लेता है, और मैंने सोचा था कि यहाँ अपना जंग एकदम ही कमीनेपन के नीचे उतर रहेगा, लेकिन वैसा नहीं था। वो अपने यहाँ मन में सोचता है कि यार मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं बचा लेता हूँ इन लोगों को। जिसे सोच के साथ अपना जंग इस बड़े से तलवार ले बंदे को कहता है क्या वो सर जी रुक जाओ, क्योंकि इन लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो आइटम ढूंढ रहे हो ना वो आइटम मेरे पास है। जिस बात को सुन के उससे अपने बड़े से तलवार ले बंदा एकदम मैनेजिंग सा लुक देते हुए अपने जंग को कहता है कि अगर साली तू झूठ कह रहा है ना तो मैं इस झोपड़ी वाले सैमन की बात जरा से भी नहीं सुनूंगा, तेरे को यही काट डालूंगा। जिस बात सुन के उससे अपना जंग कहता है कि सही से कहो तो तुम्हारा वो ह्यूमन स्किन से मैंने बुक को ऑलरेडी पढ़ के मेरे दिमाग में स्टोर करके जला दिया है। जिस बात सुनकर उस अपने बड़े से तलवार ले बंदा पहले कुछ नहीं कहता, उसके बाद कहता है क्या तुम ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे लोग क्या मतलब कौन मैन से भरा हुए हो क्या। जिस बात सुनकर उस अपना जंग पूछता है कि तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं झूठ कह रहा हूँ, जिसका जवाब एकदम गुस्से में देते हुए अपने बड़ा से तलवार ले बंदा कहता है कि उस बुक के साथ वैसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तेरे को सब पता नहीं है ये बात, लेकिन उस किताब को ना तो जलाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो चीज किसी अननोन फोर्स से प्रोटेक्टेड है। वैसे एक आइटम कर रहे तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर तू यहाँ पे मेरे को झूठ कह रहा था ना तब जल्दी से सोच इसके बाद क्या कहना है तेरे नेक्स्ट लाइन में। ये बोल के ये अपना बड़ा सा तलवार ले बंदा उसका तलवार को अपने जंग के ऊपर चला देता है, लेकिन तभी उसी वक्त वो सुनता है कि ह्यूमन स्किन से बना जो आउटर कवर है किताब का वो जलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस किताब के अंदर ब्लड से लिखे हुए पेजों को जलाया जा सकता है। इसके बारे में तू जानता है ना। जिस बात को सुन के उस अपने बड़े से तलवार ले बंदा अपने तलवार को वहीं पर रोक डालता है, क्योंकि यह बात उसे ही पता है कि ह्यूमन स्किन से बना उस किताब के अंदर जो पेजों में लिखा गया है वो ब्लड से लिखा गया है। तो अगर अपने जंग को इस चीज के बारे में पता है तब इसका मतलब वो सच कह रहा होगा। इसलिए ये सोचने के बाद वो बाहर अपने जंग को कहता है कि साले तू अभी मेरे को झूठ कह रहा है, लेकिन अब इस बात सुनकर उससे अपना जंग कहता है कि मेरे गर्दन पे तलवार को दिख रहा है, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है तेरे को मैं झूठ कहूँ। तो अब इस बात को सुन के उससे अपने बड़े से तलवार ले बंदा मन में सोच रहा है कि ये बच्चा अभी जो बातें कर रहे हैं ना उस चीज का रूप सिर्फ इसके ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव लोगों को पता है, वो भी बस सिर्फ कुछ ही बंदे ऐसे है। ये सोचना तो वो आगे सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जिस भी बंदे ने उस किताब को पढ़ा है वो बंदा मारा गया है, लेकिन यह बच्चा बिल्कुल ही जिंदा खड़ा है भी। तो अब यह बात सोचने बाद अपने बड़ा सा तलवार ले बंदा आगे सोचता है कि उसके लीडर ने किस तरह एकदम मेनेसिंगली कहा था कि उस किताब को वापस लाने का, तो यहाँ उसके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपना जंग का टेस्ट लेने के लिए कहता है कि अगर तू सच कह रहा है ना तब तो इस किताब के अंदर क्या लिखा गया है उसके बारे में सिर्फ कुछ ही लाइन बस कह के दिखा। तो अब इस बात सुनकर उस अपना जंग मन में सोच रहा है कि यार यहाँ मैं झूठ कह सकता हूँ, लेकिन अब उनको रिस्क नहीं लेने का। इसलिए बाहर जब अपना जंग
अपनी इस बड़े से तलवार बंदे को कहता है कि एकदम इजी है। ये मैं कहता हूँ, ये बोलने के बाद ही अपना जंग वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उस तरफ से अपना एज़रगोस्ट आ गया है उसके पूरे इनर वर्ल्ड के साथ। और यार यहाँ अपने एज़रगोस्ट एकदम ही गुस्से में अपने जंग को थ्रेटन करने लगता है कि मोटेल, अगर तू इस किताब में क्या लिखा गया है इस चीज के बारे में अगर बताएगी भी ना, तब तू यहीं पे मारा जाएगा। तो अब इस बात को सुन के उस तरह अपना जंग अपने एज़रगोस्ट के इस फुल पावर और गुस्से को देख के मन में सोच रहा है कि अभी अपने एज़रगोस्ट जो पावर को दिखा रहा है, इनके पूरे मॉक्सर्ड मिरर को सुनामी की तरह ब्लड धो डालने वाला है। जिस गुस्से को अपना एज़रगोस्ट रोक के रख रहा है, उतना ही ज्यादा गुस्सा है अपना एज़रगोस्ट। देवरो, इसके बाद क्या होगा? अपना एज़रगोस्ट इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है और उस किताब में एक्चुअली लिखा क्या गया है? क्या सिर्फ वो टेक्निक की बात है, जो मतलब रिचुअल पे अटैचमेंट टेक्निक है, या कुछ और ही चीज है जिनके बारे में ऑब्वियसली आगे खुलासा होगा? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आने पे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ कमेंट, लाइक, शेयर तो जरूर से करना भूलेगा। तो बाय।